नमस्कार। मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र की प्रस्तुति राजमंत्र। आप काफी वर्षों से राजमंत्र के साथ और जय महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरह आपका प्यार हमें मिलता रहा, पॉसिबल है कि 2024 में भी आपका प्यार इसी तरह हमको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 2024 की। 2024 में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 2024 का आपका अभिनंदन। विश यू ए वेरी वेरी सक्सेसफुल ईयर 2024। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्णम भवतु। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप जीवन में प्रसन्न हो, आगे बढ़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, राजनीतिज्ञों को राष्ट्र की सेवा करने की इच्छा प्रकट हो और देश राष्ट्र उन्नति की तरफ अग्रसर हो। यही हमारी प्रार्थना है। आज हम बात कर रहे हैं जब 2024 की, तो 2024 सन है, ईस्वी है। ये भारतीय नववर्ष नहीं है। भारतीय नववर्ष शुरू होता है 9 अप्रैल संवत 2081, उस दिन शुरू होगा और उसका राजा होगा मंगल, मंत्री होगा शनि। तो मित्रों, ये जो सन हम 2024 जो हम मना रहे हैं, ये इंग्लिश सन है। इसलिए एक बात का ध्यान रखिए कि जो सैकड़ों बरस हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, उसका कारण ये है कि हम ये सन मनाने लग गए, मगर ये हमारा नववर्ष नहीं है। ये पाश्चात्य प्रवृत्ति का नववर्ष है, मगर हम मनाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका मार्गदर्शन देने से चूक नहीं सकता। 31/12/2023 को ध्यान रखिए, सिंह राशि में चंद्रमा में, सिंह राशि में होंगे, राहु रेवती नक्षत्र में होंगे, केतु चित्रा नक्षत्र में होंगे और शनि कुंभ राशि में होंगे। शुक्र जो हैं वो तुला राशि में होंगे। मंगल और सूर्य धनु राशि में होंगे। मीन राशि में राहु होंगे और कन्या राशि में केतु होंगे। जब हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं तो सबसे पहले भारत की बात करेंगे। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत पिछले 2014 से लेके अब तक वर्टिकल ग्रोथ की तरफ बढ़ा है। भारत की कुंडली की बात करते हैं तो भारत काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। आप ये समझ लीजिए कि हमको यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी मिले हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो डेफिनेटली एक बात तय है, वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्र के लिए मर सकते हैं, राष्ट्र के लिए जान दे सकते हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए हर वो कदम उठा सकते हैं जो राष्ट्र की उन्नति के लिए होगा, राष्ट्र में हिंदुत्व के, सनातन के पक्ष में होगा और अपनी प्रसन्नता को कायम रखने के लिए, नरेंद्र मोदी राष्ट्र की प्रसन्नता को कायम रखने के लिए विश्व भर में हर जगह पर जाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए आप ये समझ लीजिए, भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो आप अपने घर के लिए भी कुछ नहीं कर पाते, राष्ट्र के लिए भी कुछ नहीं कर पाते। मगर इस वक्त नरेंद्र मोदी की कुंडली का मैं अध्ययन करना चाहता हूं। लगन, आप ये सोच लीजिए कि उनकी कुंडली वृश्चिक राशि की, लगन भी वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर हम जाएं तो इस वक्त इनकी मंगल की महादशा चल रही है। राशि का स्वामी, लगन का स्वामी मंगल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि 24 में ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली देखने के बाद भी एक बात ध्यान से सुनिए कि देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी के रूप में मिला है, जो ये यात्रा कंटिन्यूसली निरंतर चालू रखेगा। और प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, यानी जब भी
तो भी वो राष्ट्र के लिए मरने मराने के लिए तैयार रहेगा। राष्ट्र की तरफ उसका जो दायित्व है उससे कभी नहीं चूकेगा। आज की अगर बात करें, मंगल धरती का देवता, जिद का देवता, अंगारक, तो 2024 के इलेक्शन में मैं वापस जय महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेडिक्ट करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, विजय राष्ट्र, अजय मोदी, अक्षय मोदी और विजय राष्ट्र मंगल की महादशा में, जब चंद्र की महादशा में नहीं हारे तो मंगल की महादशा में कैसे हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी 380 से 400 सीटों के ऊपर विजयी होती हुई दिखाई देती है। मैं बात कर रहा हूं आने वाले खासदारों के इलेक्शन की, एमपीज की। 380 से लेके 400 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के साथ में जो उनके लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिसमें अभी आधी एनसीपी भी आ गई है और आधी शिवसेना भी आ गई है और बाकी के कुछ पार्टियां भी जो हैं इनको सपोर्ट करती हुई और इनके साथ सम्मिलित होती हुई दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो 2024 में एक बार फिर वो जीत का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र के लिए जो किया है उसको मैं गिनाना चाहता हूं आपके सामने। आज तक 70 सालों में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनी, जिसमें 370 हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वो किसने की? आदरणीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम ने, राजनाथ सिंह की टीम ने, वो इन्होंने की। राम मंदिर, पिछले 25 सालों में रामलला तंबू में रहते हैं। राम मंदिर का निर्माण करके राम मंदिर को यथा योग्य भगवान राम की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। और बिल्कुल भी इसमें अगर झूठ हो, चाहे विरोधी हो चाहे उनके आलोचक हो, इस बात को आप सामने आकर आलोचना करके दिखाइए। यह बात सत्य है। काशी कॉरिडोर हो, अभी तो मथुरा के ऊपर बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सेहरा तो राम मंदिर का 22 तारीख को मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्योस दशरथ अजर बिहारी। प्रणाम करता हूं मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जिसके लिए उन्होंने हिंदुत्व और सनातन और पूरे देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने की जो शपथ नरेंद्र मोदी और आदरणीय मोहन भागवत और आदरणीय अमित भाई शाह और आदरणीय राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये टीम ने ली है, वो आज तक किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई। लोग कुछ भी कहते रहे कि डिक्टेटरशिप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कतई उसके साथ सहमत नहीं हो सकता कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी। इसलिए मंगल की महादशा में एक बार फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर देश का संचालन करते हुए दिखाई देते हैं और आगे आने वाले दिनों में देश को ऊंचाई तक लेके जाने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। नरेंद्र मोदी के समक्ष राहुल गांधी की कुंडली जो वृश्चिक राशि है उसको भी मैं देख रहा हूं, श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली को भी देख रहा हूं। नया घोषित हुआ नाम मल्लिकार्जुन खड़गे की भी कुंडली देख रहा हूं, और ये इंडिया गठबंधन की जो पूरी प्रोसीजर है, उनके आपसी विवाद, उनकी आपसी समस्याओं को भी देख रहा हूं, और उनके हर व्यक्ति की कुंडली खंगालने के बाद ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2024 भारत के लिए उज्जवल भविष्य लेकर आता हुआ नरेंद्र मोदी का साल होगा। अब बात करते हैं भारत से देश से सीधे हमारे महाराष्ट्र की तरफ। मित्रों, महाराष्ट्र में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी ने राज किया, मगर उन 2.5 सालों में आपने देखा कि कोरोना ने महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को काम करने दिया या नहीं करने दिया, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। श्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उनकी अगर हम युति की बात करें और कांग्रेस उनकी युति की बात करें तो वो युति 2.5 साल के बाद टूट गई और उनमें से निकलकर
एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री का पद संभाला। एकनाथ शिंदे, अगर हम देखते हैं तो 9/2/1964 धनु राशि, इस वक्त राहु की महादशा 26/3/2012। राहु पराक्रम का ग्रह है मित्रों, राहु पराक्रम का ग्रह है, इस बात को नोट करिए। वो हिम्मत आदमी कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। तो एकनाथ ने जो भी किया, कुछ लोग दगाबाज कहते हैं, कुछ लोग चीटर कहते हैं, पर ग्रह दशा की बात करने बैठा है पंडित राजकुमार शर्मा, और उसी की बात करेगा। धनु राशि, राहु की महादशा, राहु प्रबल 2012 से लेकर यूडी मिनिस्टर, और 2021 में मुख्यमंत्री, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं। कुंभ राशि, केतु की महादशा, केतु की महादशा 2019 में शुरू हुई। 105 एमएलए लाने के बाद भी केतु उनका ऐसी जगह बैठा हुआ है, राजपाट से विमुख कर दिया। ना मुख्यमंत्री बने, ना मंत्री बने, ना कुछ कर पाए। मगर अब अगर हम देवेंद्र की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो केतु में शनि शुरू हो चुका है। केतु, शनि, राहु और शुक्र, ये दैत्य ग्रह जरूर हैं, कलयुग के ग्रह हैं, यही देते हैं। एकनाथ जी को भी जो सत्ता राहु ने दी, आप सोचिए 2012 से लेकर 2030 तक राहु की महादशा है इनकी। राहु इनको लगातार सत्ता में और इनको मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। देवेंद्र फडणवीस, इनकी कुंडली में भी 26/1/2024 से केतु में शनि शुरू हो जाएगा। उसी के बाद इलेक्शन है, उसी के बाद में महाराष्ट्र के इलेक्शन भी इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने के योग बनेंगे, देखिए आप। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस की कुंडली भी बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। ये कब? 24/1 के बाद। एकनाथ जी की कुंडली तो ऑलरेडी मजबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री बन गए, कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी 2019 से ये थी, आपको सबको याद होगा, आपने बहुत लोगों ने सराहा भी था। अब तीसरी कुंडली की बात करते हैं, जिसका नाम है अजीत दादा पवार। अजीत पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इनकी और देवेंद्र जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर नहीं बोल रहा हूं मैं, डेट ऑफ बर्थ है जो सेम है, और राशि भी सेम है, कुंभ राशि है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, यही तीनों की सरकार वापस बनने के योग बन सकते हैं महाराष्ट्र में। अभी आगे आने वाले दिनों में राजमंत्र वापस देखते रहिए, शायद ये राजमंत्र हम वापस शुरू करें। कहीं ना कहीं अजीत पवार की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो अजीत पवार भी 22/7/1959 कुंभ राशि पे साढ़े सती का दूसरा प्रभाव चल रहा है, और उनके ऊपर बुध की महादशा 2013 से चल रही है। और आप देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति देश में है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हो कि 4 या 5 बार उप मुख्यमंत्री बना? डेफिनेटली इन तीनों में से फिर कोई ना कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, और इन तीनों में से 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और महाराष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। कांग्रेस की कुंडली का अगर हम लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड देखते हैं तो, क्योंकि अभी तक पूर्णतः भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड महाराष्ट्र की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इस कंपैटिबिलिटी में कांग्रेस डेफिनेटली आगे से ज्यादा सीटों के ऊपर विजयी होगी। शरद पवार गुट की बात करते हैं तो उनको थोड़ा जैसे अभी लॉस हुआ है, लॉस हो सकता है। उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उद्धव साहब की सिंह राशि है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि में गुरु की महादशा चल रही है। 2020 से गुरु की महादशा जब उनकी शुरू हुई तो गुरु ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। डेफिनेटली उद्धव ठाकरे जो हैं यहां से 5 से 10% और मजबूत हो सकते हैं। मगर एकनाथ की कुंडली का अध्ययन करते हैं, देवेंद्र की कुंडली का अध्ययन करते हैं, अजीत पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में फिर मिलीजुली सरकार बनेगी, फिर कोई ना कोई आघाड़ी बनेगा। इसलिए महाराष्ट्र की प्रसिद्धि के लिए, महाराष्ट्र की समृद्धि के लिए
मैं पंडित राजकुमार शर्मा प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि 2024 में जो भी सरकार बने वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के किसान को सुखी रखे। अब कौन बनेगा ये हम आगे जाकर तय करेंगे, मगर डेफिनेटली अगर हम इस वक्त बात करें तो एकनाथ शिंदे की कुंडली डेफिनेटली इन सबसे बेहतर मानी जाती है। और उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की 24/1 के बाद केतु में शनि की महादशा लग जाती है। और सिमिलरली अजीत पवार, इन तीनों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा जो भी बनेगा। अभी कौन बनेगा इसका अभी तक पूरा विश्लेषण करना बाकी है मित्रों। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, पर अजय मोदी, अक्षय मोदी, विजय मोदी और अजय राष्ट्र, ये आज का मुद्दा है। राम मंदिर आज का मुद्दा है। और क्यों नहीं राम मंदिर बनने के बाद वो उनका आशीर्वाद हम भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। एक आध मिनट के लिए मैं आपसे ब्रेक लेकर वापिस आपको शेयर मार्केट की बात करता हूं। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जब रामलला की बात कर रहा था मैं, तो रामलला को जब पूज्य स्थान मिल जाएगा तो भारत विजयी क्यों नहीं होगा। ये भारत सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आया है और रामलला हमारे आराध्य हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, सारा अमंगल हार लेंगे। इसलिए जो राम की सेवा करेगा उसको विजय मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, मेरी भविष्यवाणी गलत हो या सही हो, मगर डेफिनेटली इन 3 स्टेटों में भी जो राम को स्थापित करने का बीड़ा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उसी की वजह से उनको विजय मिली है और 24 में भी उसी की वजह से विजय मिलेगी। टू कट इट शॉर्ट, अभी बात करते हैं शेयर मार्केट की। मार्केट ने पिछले 3 महीनों में जिस तरह की छलांग लगाई, 63,000 से 72,000 का 3 महीनों में 8,000 से 9,000 पॉइंट बीएसई ने छलांग लगाई। मित्रों, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं उस अर्थमंत्री का, उस प्रधानमंत्री का, जिसने पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारत हमारा सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, विश्व गुरु है, यहां पैसा लगाओगे तो डबल कमाओगे। इसलिए 72,000 तक छू गया थर्सडे को बीएसई। 72,000 के बाद थोड़ी सी घिसरन आती हुई दिखाई देती है। नीचे का आंकड़ा 70 से नीचे नहीं दिखाई दे रहा। मैक्सिमम 69,800 छूकर वापस बाउंस बैक कर सकता है बीएसई। ऊपर का आंकड़ा अप्रैल मई तक 75,000 बीएसई दिखाई देता है। सीमेंट, इंफ्रा, एग्रो, ऑटो, इस इंडस्ट्री को कंसंट्रेट करें। आप देखेंगे तो रियल एस्टेट के शेयरों में जो बढ़ोतरी हुई है, ओबरॉय रियलिटी की बात करो तो 700 रुपए का 1400 हो गया। प्रेस्टीज की बात करो तो 300 रुपए का 1200 हो गया। डीएलएफ की बात करो तो 200 रुपए का 700 हो गया। तो ये रियल एस्टेट की कंपनियों पे भी कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। मार्केट में हरियाली जारी रहेगी। नीचे आते हुए बाजार में थोड़ा सा निवेश करके चुपचाप बैठ जाएं। अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आज इन्वेस्टमेंट करके 10 साल पे बैठ जाएं तो धन अर्जित होगा। ऊपर का आंकड़ा 75,000 और अगले 5 सालों में ध्यान रखिए बाजार 1 लाख तक जा सकता है। इसी तरह निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 21,800, 21,900, कभी सपने में भी नहीं। 8,000 से सीधा 21,800। नीचे का आंकड़ा 21,000 मैक्सिमम है, उससे नीचे निफ्टी जाती हुई दिखाई नहीं देती। और ऊपर का आंकड़ा साफ साफ 25,000 का अप्रैल तक नजर आता है।
आगे आने वाले दिनों में 5 से 7 साल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये आंकड़ा 30,000 भी पार कर सकता है। पूरी तरह से बाजार जो है पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की तीनों स्टेट में विजय के बाद मार्केट में और हौसला बढ़ा है, और मोदी के आने के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद बाजार में वापस आप देखेंगे 5 से 7,000 पॉइंट का एक उछाल नजर आएगा। इसी तरह हम कमोडिटी की बात करें तो सोना 63,000 पर 10 ग्राम पार कर गया मित्रों। 63,000 जो 26-28,000 2014 के पहले घूम रहा था, आज 63,000 और सोना निरंतर बढ़ता जाएगा। नीचे का आंकड़ा 61,000 और ऊपर का आंकड़ा 65,000 विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। चांदी की बात करें तो चांदी ने भी 60,000 से 76,000 तक का छलांग लगाया। चांदी में आप अगर चांदी आपको 72,000 के पास मिले, निवेश करके रख लीजिए। 85,000 चांदी का प्राइस मुझे दिखाई देता है। सिमिलरली तेल जो है, तेल 6250 6200 के पास घूम रहा है। तेल की बात करें तो तेल का सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, मगर आने वाले तेल दिनों में 5800 नीचे का आंकड़ा और 4 महीने में तेल वापस 8,000 पर बैरल छूता हुआ दिखाई देता है। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं और एक बार फिर आपको नए साल की शुभ आशीर्वाद, विश यू ए वेरी सक्सेसफुल 2024 कहता हूं। नमस्कार।